क्या ये शेयर यहाँ से कई गुना हो सकता है 5 साल में? मुझे लगता है कि ये शेयर 5 साल में अगर कई गुना ना हुआ तो 2 से 3 गुना तो हो जाएगा। ईमानदारी से काम करते रहो, अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहो, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करो, अपने व्यापार को चलाओ, अपनी नौकरी को चलाओ और इसको भी साथ साथ चलाओ। ये नहीं कि सारा इसी में आ गया जी बस अब तो काम छोड़ दूंगा मैं। खुलेगा नहीं, अगर खुल भी गया तो उस हिसाब से चलेगा नहीं, और अगर चल भी गया तो आप धाड़ दें नीचे ज़मीन पर, फिर क्या होगा? ऐसा रिस्क मत लेना। पूरे भारत में जो ट्रक के परीक्षण करने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं उसका ये प्रबंधन करता है, और करीब इसने अभी तक 8 लाख ड्राइवरों को ट्रेन करने वालों। तो ध्यान रखना सर, रिस्क वाली चीज़ें शेयर मार्केट में हम कभी भी नहीं अपनाएंगे। आपने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के चीज़ों से सुन लिया होगा कि रिस्क लोगे तभी तो कुछ कमाओगे सर। तो होंगे किसी के प्रॉफिट जो आते हैं उनको भी देख रहे होंगे, और वो किस तरीके से प्रॉफिट ले रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, आप उसकी रणनीतियों को नहीं समझ रहे हैं। तो क्योंकि आजकल यहाँ फ्रॉड बहुत चल रहा है। कोई सा भी शेयर लोगे, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी शेयर लेना चाह रहे हो, एक बार आप मुझे उस शेयर का नाम बता दो, कमेंट कर दो, मैं आपको बता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की, बात करेंगे टाटा मोटर्स की और बात करेंगे अनिल अंबानी की, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा में एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सर आर पावर की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल काफ़ी लुभाने वाली चीज़ें आप यूट्यूब में भी देख रहे होंगे, किसी के प्रॉफिट जो आते हैं उनको भी देख रहे होंगे, और वो किस तरीके से प्रॉफिट ले रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, आप उसकी रणनीतियों को नहीं समझ रहे हैं। जो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से अपना प्रॉफिट दिखाता है उस पर कभी भी विश्वास मत करना। बल्कि अगर आपको कोई ये चीज़ कह रहा है कि आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करें, मैं आपको उसके सारे नियम और सब चीज़ें समझा दूंगा, और फिर आपको खुद समझना है कि किस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है, तो समझ लेना कि वही व्यक्ति सबसे ईमानदार है। मैं आपको बता दूं, ये आज का टॉपिक क्यों छेड़ा है सर, इस तरीके का टॉपिक क्यों है, क्यों इस तरीके के जो लालच वाली चीज़ें हो रही हैं, क्यों आज मैंने फिर से इस पर छेड़ा है सर। देखो सर, मैंने आपको कई बार अच्छी पहलुओं पर वीडियो बनाई है, मोटिवेशनल वीडियो, शेयर के अंदर किस तरीके से हमें अपनी धैर्यता को बढ़ाना पड़ेगा, लालच को कम करना पड़ेगा, इमोशनल को कंट्रोल करना पड़ेगा, और शेयरों में बैठने की क्षमता उसके काम के प्रति आएगी। ये सारी रणनीति मैंने आपके लिए बनाई है। फिर भी कभी कभी मेरे जो चैनल पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके अंदर कोई भी कुछ कमेंट करता है तो उसके अंदर कोई जैसे पूछ लेता है, सर ये इतने सारे शेयर हैं अब क्या करें, तो कोई ना कोई वहाँ पर जवाब दे देता है, होल्ड कर लो, रिस्क ले लो, वो कर लो, ये कर लो। तो ध्यान रखना सर, रिस्क वाली चीज़ें शेयर मार्केट में हम कभी भी नहीं अपनाएंगे। आपने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के चीज़ों से सुन लिया होगा कि रिस्क लोगे तभी तो कुछ कमाओगे सर। देखो सर, रिस्क लेने के भी तरीके होते हैं। जहां आप 70 से 80-90% तक कॉन्फिडेंस में हो कि आप वो काम कर लोगे, वहां पर रिस्क लिया जाता है। अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। अब ये उसने कहीं सुना होगा या फिर उसने अपनी कल्पना से बताया होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो साझा करूँगा आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहा था, लेकिन वो बड़ी समझदारी से काम कर रहा है। उसका एक दोस्त काफ़ी पैसे डुबा रहा है, लेकिन उसने जो भी चीज़ें की हैं वो काफ़ी अपने को संभाल कर की है। मैंने उसको कहा कि यार इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए संभल कर करना। तो उसने एक बात बताई है कि कोई पैराशूट बांध कर एरोप्लेन से कूद रहा है तो उसके 90% चांस है ना, जो पैराशूट वो खोलेगा उससे वो बच जाएगा, और 100% भी बच जाएगा। फिर वही पैराशूट बांधकर कोई पहाड़ों से कूदे ऊंचाई से, उसके भी सर 50 से 60% चांस होते हैं पैराशूट वो जल्दी खोल लेगा। फिर कोई व्यक्ति अपने छत के ऊपर जाकर पैराशूट बांधकर नीचे कूदे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा सर? पैराशूट खुलेगा नहीं, अगर खुल भी गया तो उस हिसाब से चलेगा नहीं, और अगर चल भी गया तो आप धाड़ दें नीचे ज़मीन पर, फिर क्या होगा? ऐसा रिस्क मत लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, आपको कोई भी लुभा रहा हो, रिस्क है तो रिस्क है, इन चीज़ों के चक्रों में मत पड़ना। अपने को सेव करते रहो, थोड़े थोड़े प्रॉफिट को लेते रहो, उसको मनी को बढ़ाते रहो।
इसी चीज़ से आपको बहुत अच्छी सुविधा आ रही है। एक सिक्स सेंस जो होती है मार्केट में चल जाएगी। मेरा एक दोस्त है, फिर अभी उससे मेरी बात हुई है, उसने कहा है कि वो अभी स्टार्ट किया उसने, वैसे 1-1.5 साल हो गए, लेकिन वो इंट्राडे करता है। उसमें भी वो 15 से 25 हज़ार महीना, 30 हज़ार महीना कम निकाल लेता है इंट्राडे करके। उसने कुछ चुनिंदा शेयरों को सिलेक्ट किया है, उसकी वो चाल पकड़ता है। मैंने कहा भाई आप शेयर देखते कैसे हो? कह रहा भाई सार्थक भाई इसके अंदर ना सिक्स सेंस चलती है, साइकोलॉजी चलती है। तो आपको भी समझना है कि आपकी ज्ञान इंद्रियों को आपको बढ़ाना है। जितनी भी आप चीज़ें सीख लोगे उसको इम्प्लीमेंट अपनी साइकोलॉजी के द्वारा करना है। और कोई आपको कह रहा है कि ये शेयर ले लो ये 50 गुना हो जाएगा, बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आना है। कोई भी शेयर लेने से पहले उसके बारे में जानो, क्योंकि आजकल यहाँ फ्रॉड बहुत चल रहा है। कोई सा भी शेयर लोगे, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी शेयर लेना चाह रहे हो, एक बार आप मुझे उस शेयर का नाम बता दो, कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये शेयर सही है नहीं है। इतना भी अगर पता लग जाए ना आपको, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं तो काफ़ी लोग काफ़ी शेयरों को ऊपर ले लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। वो ऐसे शेयर होते हैं जो सिर्फ ऑपरेटर के हाथ में होते हैं। तो ऐसे शेयरों को लेने से भी आपको बचना है। अगर आपको उस शेयरों के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, सर मैंने ये शेयर लेना चाह रहा हूँ, क्या है। आपको वो उस शेयरों पे काम करिए जो आप उस चीज़ को जानते हो, जिस शेयर को भी आप जानते हो। तो इस तरीके से आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा। अपने रिस्क को पहचानो, रिस्क बहुत है इसके अंदर, बचने के कम चांस है, पर बचने के जितने भी चांस है उसके अंदर काम करते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो, अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहो, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करो, अपने व्यापार को चलाओ, अपनी नौकरी को चलाओ और इसको भी साथ साथ चलाओ। ये नहीं कि सारा इसी में आ गया जी बस अब तो काम छोड़ दूंगा मैं। बात करेंगे अशोक लीलैंड की। हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी है जो काफ़ी पुरानी कंपनी है। जिस तरीके से वाहन विनिर्माण करती है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। इस कंपनी की मजबूती इतनी अच्छी है कि इसने 50 देशों से अधिक देशों में इसने अपनी मजबूती स्थिति यानी कि अपने काम की स्थिति को फैला रखा है। ये आपको समझना है। बड़े वाहन, हल्के वाहन, वाणिज्यिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, ये सारी चीज़ों में ये काम करता है। इस क्षेत्र की ये एक अच्छी कंपनी है जो टाटा मोटर्स के मार्केट कैप के बाद ये दूसरी कंपनी अशोक लीलैंड है। इस शेयर के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है। शायद ये मेरी इसके ऊपर 7वीं वीडियो होगी और जब भी इसके अंदर कुछ अच्छी रणनीति आती है तो मैं उसके बारे में आपको साझा करता हूँ, बताता हूँ कि ये चीज़ें इसके अंदर हुई है। इससे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने इसके बारे में आपको बताई वो इलेक्ट्रिक बस के बारे में थी और ट्रक के बारे में थी और उनकी अंदर जो न्यूज़ आ रही थी। उसके बाद मैंने आपकी साइकोलॉजी बिठाई थी और देश जिस चीज़ के लिए भाग रहा है उस चीज़ के लिए हमारा अशोक लीलैंड काम कर रहा है। पूरे भारत में जो ट्रक के परीक्षण करने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं उसका ये प्रबंधन करता है और करीब इसने अभी तक 8 लाख ड्राइवरों को ट्रेन करने वाली चीज़ों के साथ उभर कर आया अशोक लीलैंड। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे देश में इलेक्ट्रिक बस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर आपको टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड पर अपनी विशेषताओं को अच्छा करना पड़ेगा। अभी इसका जो भी रिजल्ट आया है जिसके अंदर इसने 747% की ग्रोथ की और 576 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट लाकर अशोक लीलैंड ने दिखा दिया। क्या ये शेयर यहाँ से कई गुना हो सकता है 5 साल में? मुझे लगता है कि ये शेयर 5 साल में अगर कई गुना ना हुआ तो 2 से 3 गुना तो हो जाएगा। अब ये ऐसी बहकी बातें मैं नहीं करता सर। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ से 2 से 3 गुना होगा, मैं वो काम जो मुझे समझ में आए उसके उपलक्ष्य में बोल रहा हूं कि जो इसका मैंने फंडामेंटल देखा है, जो इसकी क्षमता है उसको अगर मैंने जाना है तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये वर्डिंग बोल रहा हूँ कि ये पैसा डुबाने वाली कंपनी नहीं है और जिस क्षेत्र पर ये काम कर रही है वो आने वाले दिनों में अच्छा काम है। आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से टाटा मोटर्स और आपका अशोक लीलैंड डीजल इंजन जो इनके आते हैं वो इंजन जो है हाइड्रोजन के साथ चलने के लिए भी सक्षम है। ये 2 ही कंपनियों के पास हैं, टाटा मोटर्स और आपका अशोक लीलैंड। और अशोक लीलैंड के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इसकी दूसरी कंपनी जो है सहायक कंपनी है स्विस मोबिलिटी जो यूके की कंपनी है,
वो इलेक्ट्रिक बसों में ज़्यादा वर्क करती है। और आपको कल ही मैंने जो यूके के बारे में बताया था, जिस तरीके से वहाँ के जो हमारे ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, तो कई परियोजना जिस तरीके से ईवी बसों में चल रही है वो वहाँ से भी सुचारू होने की अवधि के अनुसार आएगी। अभी ये अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर डोल रहा है, तेजी के साथ डोल रहा है। ये ऐसे नहीं डोल रहा है, इसके अंदर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हो चुकी हैं, हम आगे आगे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आएगी थी, तमिलनाडु के एक प्लांट है, उसके अंदर एक जो महिला शक्ति को और उजागर करने के लिए, अच्छा करने के लिए वहाँ के प्लांट में 100% महिला वर्कर है, जो एक लाइन बना रही है, इसकी उपलब्धि को जांच रही है। जिस तरीके से अशोक लीलैंड अपने कार्यों के क्षेत्र में अच्छा हो रहा है, तो इन्होंने एक अजूबा सा करके दिखा दिया जिसके अंदर 100% महिला काम कर रहा है, यानी कि महिला शक्ति को भी ये बढ़ावा दे रहा है। तो ये भी इसकी एक जानदार बात मुझे लगी है। जिस तरीके से ये अपनी बसों के लिए जाना जाएगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। मैंने आपको आज से 2-3 महीने पहले अशोक लीलैंड पे एक वीडियो बनाई जिसके अंदर भारत जो है इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है, और वो कई निविदाएं इस तरीके की बस के लिए बुलाएगा जिसके अंदर इसकी सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी भी उसके अंदर भागीदारी होगी। तो वहाँ से इसकी रणनीति जो है बस के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। आपको समझकर चलना पड़ेगा कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, अब उनका क्या कहना है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। उनका कहना ये है कि 2030 में 16 लाख करोड़ का ईवी वाहन जो होते हैं उसका बाजार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 लाख करोड़ 2030। और सर के लक्ष्य 2030 के आ रहे हैं, इधर नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य 2030, इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लक्ष्य जो हैं 2030 आ रहे हैं। उनको लगता है कि इस क्षेत्र में ये नंबर 1 भी हो सकते हैं। अभी भारत ने वाहन बाजार में जापान को पछाड़ दिया है। भारत पहले 4थे नंबर पर आता था, जापान को पछाड़ कर अब 3रे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर कौन है जो वाहन बाजार में अपनी मौजूदगी अच्छी कर रहा है? चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका है। और तीसरे नंबर पर भारत, और भारत यहाँ से बड़ी छलांगे इलेक्ट्रिक चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि केंद्रीय मंत्री जी ने जो अपने सपने देखे हैं कि भारत में वो एक अच्छी रणनीति के साथ उभरेंगे, वो होगा इलेक्ट्रिक वाहन में, और वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको कैसा लगेगा कि आपके पास एक कारोबार जो अभी है 1% है, आप कुछ भी काम कर रहे हो उसका क्षेत्र जो है वो 1% है, 99% नहीं है, 1% है। और 1% कारोबार होने में आपके जो शेयर प्राइस है वो भी अच्छी रणनीति में है। अगर वो चीज़ें 1% से 60% पर आ जाएं तो शेयर प्राइस कहाँ चले जाएगा? तो कई गुना बैठ जाएगा ना। मैंने कई गुना तो नहीं कहा ना, मैंने डबल ही कहा है कि डबल तिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको समझना है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं से 5 साल में इलेक्ट्रिक बसें जो हैं 60% की मौजूदगी इंडिया बाजार में रखेगी। कितना रखेगी? 60%। और 1% अभी चल रहा है, यानी कि अभी जो मौजूदगी हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिक बसों की है वो 1% है। और 1% में अब आप टाटा मोटर्स का शेयर देख लो, अशोक लीलैंड का शेयर देख लो, और जब ये 60% 5 साल में हो जाएगी और इलेक्ट्रिक बसों में इतनी निविदाएं बुलाई जा रही हैं जिसके अंदर टाटा मोटर्स और आपका अशोक लीलैंड उभर रहे हैं, तो जब ये 1% से 60, मैं चलो कह रहा चल 40% ही हो जाएगा 5 साल बाद, 30% ही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 60 कहा है, मैं तो 30 कह रहा हूँ, तो शेयर प्राइस कहाँ जाएगा? आप खुद सोचो सर। ध्यान रखना कि अशोक लीलैंड जो है 5 नए मॉडल निकालने वाला है। एक तो यूरोपीय बाजार के लिए बसें होंगी, 2 इंडिया के लिए होंगी, और वो जो होंगे हल्के वाहनों के लिए होंगे। अब आपको समझना है कि इसने एक पार्टनरशिप एक बड़े ग्रुप के साथ की है। किसके साथ की है? ABB पावर जो कंपनी है उसके साथ इसने एक साझेदारी की है कि वो जो इस तरीके से वो फास्ट चार्जिंग सिस्टम बनाते हैं उसके लिए उन्होंने अपनी बसों के लिए अशोक लीलैंड ने ABB पावर के साथ पार्टनरशिप कर ली है। और ये पार्टनरशिप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों में मजबूती की तरफ देखेगी।
जब इतनी सारी बसें, इलेक्ट्रिक वाहन जो हमारे देश में चलने को आगे आगे आएंगी, तो वो एक चीज़ ये भी तो होगा ना कि भाई वो जल्दी चार्ज करे, और जब वो जल्दी चार्ज करेगी तो जल्दी अपने स्थान तक जाएगी। तो एबीबी पावर के साथ इसने पार्टनरशिप भी कर ली है। तो अब आपको देखना है कि इसके शेयर प्राइस जहाँ पर भी है, ये आप मत सोचो कि यहाँ से गिर जाएगा, मत सोचो ऊपर जाएगा। नितिन गडकरी जी और जो अशोक लीलैंड इन अपनी अवधियों के अनुसार जो जो चीज़ें बता रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सत्य है और इसी सत्य को हमें शेयर मार्केट में पकड़ना है। जो 1% का बाजार अभी है और वो 60% का 5 साल की चीज़ों के साथ उभरेगा, तो सर शेयर प्राइस भी तो काफ़ी ऊपर जाएंगे। यही चीज़ें हमें पकड़नी है, नहीं तो हम टारगेटेड वाले वीडियो में खो जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे सर अशोक लीलैंड में एक ऐसी वीडियो बनाओ जो हमारे दिल तक घर कर जाए। तो ये वैसी वीडियो है, इसे आप 2 महीने बाद भी देखोगे, 3 महीने बाद, 1 साल बाद भी देखोगे, तो ये असर आपके दिमाग पर डालेगी कि जब हमारा देश का बाजार बढ़ेगा तो वहाँ पर एक रणनीति अच्छी होगी। जब इस तरीके से हमारा देश इलेक्ट्रिक बसें बनाएगा तो हम निर्यात करने के लिए भी उभरेंगे। और तीसरे नंबर पे हमारा वाहन बाजार आ रहा है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हम अमेरिका को भी पीछे कर देंगे, फिर हम चीन को भी पीछे करने की चीज़ों में लगेंगे, लेकिन वो साल लग जाएंगे उसके अंदर। लेकिन देश की कंपनियां एक बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। इस तरह से टाटा मोटर्स के शेयर नहीं भागे कि भाई अब आपको 600 रुपये मिल रहे हैं। भाई बसों पे काम हो रहा है, और जब बसों में इस तरीके से काम होगा तो आने वाली दिशा फिर इस तरीके के शेयरों पर लगानी है और काम को समझना है। ऐसा इन शेयरों में ना झटके से शेयर मत खरीदो, थोड़े थोड़े खरीदो। ये भाई मैं तो बच्चा बड़ा होगा ना उसके लिए रख रहा हूँ, मेरी लड़की की शादी होगी ना उसके लिए रख रहा हूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई होगी उसके लिए रख रहा हूँ, 5 साल बाद मुझे कार लेनी है इसके लिए रख रहा हूँ, 5 साल बाद मुझे ये काम करना है इसके लिए रख रहा हूँ। बस इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस सोच के साथ नहीं कि 5 साल बाद वो आपके पैसे को कहीं गुना करेगा। इस सोच के साथ तो कभी मत बढ़ना। बस समझना एक गुल्लक है, भाई जितना डाल रहा हूँ इतना ही 5 साल बाद निकल जाए थोड़ा सा बढ़कर, तो वो ज़्यादा कर देगा। एक साइकोलॉजी है, एक सिक्स सेंस को अंदर से जगाना पड़ता है। और मैं आपको फिर बता दूं कि मैं कोई यहाँ वीडियो आपको कहीं देख देख के नहीं सुना रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। ये दिमाग में सेट करके सुना रहा हूँ, और दिमाग में सेट करने की रणनीति 1-2 दिन की नहीं होती है, ये काफ़ी लंबे समय की रणनीति है। रातों रातों जागना पड़ता है। तो उस रात को जागने के नतीजे से जो भी चीज़ें मेरे विचार में आती हैं, वो जो सत्य चीज़ें होती हैं, वो आपको समझना है कि आने वाले दिनों में अशोक लीलैंड एक उभरता हुआ सितारा है, पर इसके आपको काम समझने पड़ेंगे। इससे पहले एक न्यूज़ बताई थी मैंने आपको, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, कोई नहीं समझ रहा उसको। उस चीज़ को आपको समझना है कि अशोक लीलैंड इस तरीके का ट्रक का निर्माण करेगा जो AI पर आधारित होगा, जो खुद ब खुद चल जाएगा। बंदरगाह के लिए हो गया, खदानों के लिए हो गया, जैसे कोयला खदान होगी, इस तरीके की जो भी खदानें होती हैं वहाँ के लिए इस तरीके के ट्रक, या फिर आपका हवाई अड्डों के लिए ट्रक, इस तरीके के ये ट्रक के निर्माण में लगा है। और जल्दी ही इसके ऐसे ट्रक आ सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ये AI जो है आने वाले दिनों में बहुत धमाल कर सकता है। तो समझिए इशारों को, अशोक लीलैंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ मजबूती के साथ साथ उभर रहा है, और ज़्यादा इसका विषय मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक बस। और मैंने आपको बता दिया कि 60% 5 साल के अंदर नितिन गडकरी जी का एक सपना है, और उस सपने को हमें देखना है कि हमें किस तरीके से इन शेयरों पर अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। अब बात करेंगे आर पावर आर इंफ्रा की। देखो सर, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार बताऊँगा कि जब तक के हमारे किसी भी कार्य को करने वाले इंसान जो भी हैं, उसकी कितनी भी कंपनियां हैं, उस इंसान के ऊपर, उस मालिक के ऊपर कुछ विपत्ति आ जाए, कुछ कठिनाई आ जाए, तो वो वास्तव में अपने परिवार को चलाना, अपनी कंपनियों को चलाना, या फिर किसी भी गतिविधियों को अच्छा करने में सक्षम तो होगा, पर उस माइंड सेट से नहीं होगा जिस प्रणाली के तहत उसको वो विपत्ति आई है। इससे पहले मैंने आपको अनिल अंबानी के बारे में बताया कि उनकी पत्नी से पूछताछ, उनसे पूछताछ ईडी कर रहा है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग की जिस तरीके से चीज़ें हैं पैसों वाली, उस चीज़ के लिए कर रहा है। फिर उसके बाद आर कैपिटल हो, फिर दूसरी कोई कंपनी दिवालिया हो, फिर आरकॉम जैसी कंपनियाँ हो,
कहीं ना कहीं ये उन कंपनियों को अपने हाथ से खो रहे हैं। फिर दूसरी तरफ मैंने बताया था कि आर पावर की जो प्लांट है जो पहले बंद हो गए थे वो नीलामी होने वाले हैं, उसको अडानी ग्रुप खरीदने वाली चीज़ें एनसीएलटी के द्वारा आ रही थी कि दिवालिया प्रक्रिया में जो नीलामी होगी उसके अंदर अडानी भी भाग ले सकता है। तो ये भी इसके लिए बैड न्यूज़ थी। कुछ अच्छी चीज़ें इसके साथ होती नहीं, बुरी चीज़ें इसके साथ होगी। जब तक के कुछ भी चीज़ बुरी मालिक के साथ होगी तो उसके व्यापार, चाहे वो आर पावर और आर इंफ्रा हो, उसके अंदर प्रॉब्लम आती जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक निकल कर ये आ रही है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है इनसे 5 हवाई अड्डे है वापस लेना चाह रही है। 2009 को 30 साल के लिए इनको 5 हवाई अड्डे दिए गए थे, जिसको ये सुचारू अच्छा करके, अच्छे कार्य प्रणाली के साथ, कार्य क्षमता के साथ सुचारू करके जल्दी से उसको स्टार्ट कर सके। वर्तमान में वो स्टार्ट अभी नहीं है। जो 5 हवाई अड्डे हैं, एक प्रोजेक्ट अनिल अंबानी की आर इंफ्रा की सहायक कंपनी रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर लिमिटेड ने एक इस तरीके की एक परियोजना को अपने हाथ में महाराष्ट्र सरकार से लिया। पर अब वो सरकारों को लगा कि भाई अब कुछ भी अनिल अंबानी जी की कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कार्य बिल्कुल ढंग से नहीं हो रहा है और जो भुगतान है वो भी नहीं किया जा रहा है। तो अपने बकाया के लिए और अपने भुगतान करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं अपने हाथों में ये 5 हवाई अड्डे वापस ले रहे हैं। यानी कि अनिल अंबानी के हाथों से 5 हवाई अड्डे महाराष्ट्र सरकार अपने हाथ में लेकर उसे सुचारू रूप से अच्छा करेगी। देखो सर, वहाँ पर कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा, देख रेख नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी कितनी कंपनी दिवालिया है, कई कर्जों में ये डूबे जा रहे हैं और दिवालिया से गुजरने की कई न्यूज़ भी आपको देखने को मिली है। फिर अगर इस तरीके से, मैंने कहा था ना, मालिक के ऊपर कुछ होगा तो फिर वो अपने प्रोजेक्ट में काम करने की अवधि को भी नहीं सही कर सकेगा। तो वही हुआ, अब इनके हाथ से 5 हवाई अड्डे जा रहे हैं। तो ये बैड न्यूज़ है ना, रिलायंस इंफ्रा के लिए आ गई है। और जब ये रिलायंस इंफ्रा के लिए बैड न्यूज़ है ना, तो आर पावर के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली बैड है, क्योंकि ये मालिक से संबंधित न्यूज़ है और उसी कंपनी से है। तो हाथों से 5 हवाई अड्डे जाने बहुत बैड न्यूज़ है। इसका इफेक्ट आपको शायद पड़ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अब आपको समझना है कि हमें आर पावर हो गया, आर इंफ्रा हो गया, करना क्या है इसके अंदर। देखो सर, न्यूज़ तो आती जाएंगी। देखो सर, एक न्यूज़ होती है कि घाटा हो गया, एक न्यूज़ होती है कि लॉस कम हो गया, एक न्यूज़ होती है कि लॉस ज़्यादा हो गया, एक न्यूज़ होती है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया कि प्रॉफिट कम हो गया, एक न्यूज़ होती है कि मैनेजमेंट ख़राब हो गया। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर प्रोजेक्ट जो दिए गए थे वही हाथ से जा रहे हैं। यहाँ पर ईडी इनसे सवाल कर रहा है। यहाँ पर इनकी कंपनियाँ की जो भी चीज़ें है वो नीलाम हो रही है। यहाँ पर आर पावर की जो चीज़ है जिससे प्लांट चलते हैं, यानी जिससे पावर जनरेट होती है, वही थर्मल पावर जो है कुछ जो है नीलाम हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं है कि जिससे हम सोचें कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है कंपनी के मालिक और कंपनी में पड़ रहा है। तो दूर की दृष्टि के साथ तो इन शेयरों को देख सकते हैं, लेकिन वो तब देखना है जब इनको सब कुछ सही हो जाए। मेरे हिसाब से सर, दोनों कंपनियों में निवेश करना नहीं बनता। जब हमें दिख जाए, मैंने कहा ना कि रिस्क है तो रिस्क है, वो नहीं चाहिए हमें। जब हमें दिख जाए कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो क्या अब ऑपरेटर के हाथों में शेयर आ जाए, वो बढ़ा दे घटा दे, उसमें हमें उलझना क्यों है? हमें उससे बाहर निकलना है। और वही रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है कि वो बुरी है और वो भाग रही है, तो वो बुरी है, चाहे भागे कहीं पर ही। और जो चीज़ अच्छी है और वो गिर रही है, तो वो अच्छी है। यही शेयर मार्केट है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके कंपनियों में हमें लंबे समय के लिए फ़िलहाल रुकने की चीज़ें दिख रही हैं, कि ये एक एनालाइज है। तो सारी चीज़ों को आपको समझ लेना चाहिए सर। अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स अपनी ई बसों के साथ अच्छी रणनीतियों के साथ उभरेंगे। और नितिन गडकरी ने जहां हमें 2030 और 5 साल की अवधि अपनी चीज़ों के लिए बताई है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक वाहन पर नज़र आ रही है। और जिस तरीके से एआई पर ये काम जो है अशोक लीलैंड कर रहा है, महिलाओं को अपने
संयंत्र में अच्छी तरह काम देने की चीज़ें कर रहा है और अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, वहाँ से अशोक लीलैंड आपकी नज़रों में दूर की दृष्टि के साथ बैठ जाना चाहिए। और वहीं आर इंफ्रा की सहायक कंपनी रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड पर संकट गहराया और 5 हवाई अड्डे इनके हाथ से सरकार लेना चाह रही है। ये एक बैड न्यूज़ है जो दोनों कंपनियों के लिए बुरा असर डाल रही है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में हमें बहना नहीं है। सत्यता की खोज करो और सत्यता पर चलो, क्योंकि सत्य ही एंड पर जीतता है। शेयर मार्केट उसी का नाम है। अपनी सिक्स सेंस को जगाओ। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।